उपसभापति महोदय, मैं संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सदस्य सिंघवी साहब कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो कहना चाहूंगा कि जल्दी आए दुरुस्त आए। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया था और केवल 8 दिन के बाद 13 मई 2021 को हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। यानी निर्णय के 8 दिन के भीतर हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया और 1 जुलाई को रिव्यू पिटीशन रद्द कर दिया। और रिव्यू पिटीशन रद्द करने के बाद आज 11 अगस्त को संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है। उपसभापति महोदय, इससे ज्यादा जल्दी क्या हो सकती है? सदन का सत्र जब प्रारंभ हुआ है तो हम लोग संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। और सभापति महोदय, सरकार की मंशा क्या थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट। और जैसे भी सिंघवी साहब ने खुद कहा, सिलेक्ट कमेटी की बैठक में, राज्यसभा में, लोकसभा में जब डिबेट हुई और यहां तक कि 102वीं संविधान संशोधन की वैलिडिटी पर जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई तो अटॉर्नी जनरल ने क्या बयान दिया और रिव्यू पिटीशन जब फाइल किया तो हमने क्या कहा? हर जगह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि हम चाहते हैं कि राज्यों का अधिकार यथावत बना रहेगा और यह संविधान संशोधन केवल और केवल सेंट्रल लिस्ट के मद्देनजर है, इसे राज्यों के अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी। और सचिव महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जिनका डिसेंट है, जो माइनॉरिटी जजमेंट जिनका है, मैं उनको कोट करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं, मिस्टर जस्टिस, 2 जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं, सचिव महोदय, इट इज दस क्लियर एज सनलाइट the parliamentary intentions from the select committee report and the statements of Minister of Social Justice and Empowerment is that the intention of Parliament for bringing constitutional amendment was not to take away the power of the state to identify backward classes in the state. Justice Bhushan और Justice Nazir, इन दोनों लोगों का माइनॉरिटी जजमेंट है, जिन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट्री डिबेट में, सिलेक्ट कमेटी में सरकार की मंशा कतई नहीं थी कि राज्यों के अधिकार में कटौती कर दिया जाए, राज्यों के अधिकार को छीन लिया जाए। सभापति महोदय, और इतना ही नहीं सभापति महोदय, ये बड़ा विचित्र निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। एक और सुप्रीम, ऑन द वन हैंड सुप्रीम कोर्ट सेज स्टेट्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द पावर टू प्रिपेयर द एसईबीसी लिस्ट। एक और तो कहते कि आपको एसईबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ स्टेट्स to make reservation in favor of particular community or caste, the quantum of reservation, the nature of benefits and the kind of reservation. एक और आप कह रहे हैं कि राज्यों को डिप्राइव किया जाता है, वो स्टेट लिस्ट नहीं बना सकते हैं। और उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आरक्षण का प्रतिशत कितना होगा, किस प्रकार का आरक्षण होगा, यह देने का अधिकार राज्यों को है। तो इट इज अ वेरी पिक्वेंट सिचुएशन। On the one hand, you deprive, and on the other hand, you says that it is the state which will quantify the quantum of reservation for the OBC. और सचिव महोदय, इतना ही नहीं, तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, सिलेक्ट कमेटी, उसके अंदर भी कहा गया, the ministry clarified to the committee that the proposed amendment does not interfere with the power of the state government to identify the SEBCs. The existing power of the backward classes commission will continue to be there even after the passage of the constitution. सभापति महोदय, हमने सिलेक्ट कमेटी में, लोकसभा में, राज्यसभा में रिव्यू पिटीशन के दौरान हर जगह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की कि हमारा इंटेंट राज्यों को वंचित करना नहीं है। और सभापति महोदय, कोई सरकार राज्यों के अधिकार से वंचित कर सकती है क्या? और मैं सदन को बताना चाहूंगा, इंदिरा सावनी का मामला 92 के अंदर आया और तमिलनाडु के अंदर 1920 में जो बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन था, दैट स्टार्टेड इन देयर 1920 एंड इवन प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले से देश के आधे दर्जन राज्यों के अंदर
पिछड़े वर्गों को सूची बनाने का अधिकार था और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का अधिकार था। महोदय, मैं जिस बिहार से आता हूं वो मुंगेरी लाल कमीशन बना, कर्पूरी जी ने 78 में लागू किया और 78 से आज भी पिछड़ों का आरक्षण लागू है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, या मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो। तो सभापति महोदय, जो राज्यों को सूची बनाने का और आरक्षण देने का अधिकार था, यह इंदिरा सावनी के मामले में मंडल कमीशन के पहले से अधिकार राज्यों को था। सरकार की मंशा ये बड़ी साफ थी कि राज्यों को ये अधिकार हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का एक निर्णय दिया और इसलिए उस निर्णय को संशोधित करने के लिए ये संविधान संशोधन का बिल हम लोग लाए हैं। सभापति महोदय, यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हैं जिन्होंने लंबे समय तक इस देश में राज किया। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आर्टिकल 340 में जब बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाने का अधिकार था और जब काका कालेलकर कमीशन बना 1953 में, एंड द रिपोर्ट ऑफ कालेलकर कमीशन वाज सबमिटेड टू द पार्लियामेंट इन द ईयर 1955, आपने क्यों नहीं इसको लागू किया? आपने क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया? और सभापति महोदय, अगर आप ये कहते हैं कि काका कालेलकर कमीशन में त्रुटियां थी तो आप कोई नया कमीशन बनाते। आपने कोई नया कमीशन क्यों नहीं बनाया सभापति महोदय? और जब अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी मोरारजी की सरकार में शामिल थे तो 1979 के अंदर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बीपी मंडल के नाम पर बना। कब? जब बीजे जनसंघ के लोग उस सरकार में शामिल थे। तो आपने कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, कोई नया कमीशन आपने बनाया नहीं, और जब बीपी मंडल कमीशन बना उसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सबमिट कर दी। और सती महोदय, किसकी सरकार थी? 80 से लेकर 89 तक इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे और सारे लोग थे। मैं सदन से जानना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों से कि आपने काका कालेलकर को ठंडे बस्ते में डाल दिया, आपने बीपी मंडल की रिपोर्ट को 9 साल तक लागू नहीं किया, और जब बीपी सिंह की सरकार बनी जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उस सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इस देश के अंदर और लागू करने का काम किया। तो सभापति महोदय, अगर इस देश में पिछड़ों को अगर अधिकार मिला है तो जिन जिन सरकारों में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शामिल थी उन्हीं सरकारों के द्वारा और पिछड़ों को यह अधिकार मिला है। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के लोगों से यह भी जानना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? आपने क्यों नहीं दिया? इस देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी आदिवासियों की है, जनजातियों की है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, सती महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो 2003 में पहली बार अनुसूचित जनजाति को और संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, और पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा आपने क्यों नहीं दिया? सती महोदय, मिस्टर बीके हांडिक, ये हमारे पार्टी के मेंबर नहीं है, आपके पार्टी के मेंबर थे, और वह सभापति महोदय कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर ओबीसीज के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली रिपोर्ट 2012 में दी, दूसरी रिपोर्ट 2013 में दी, थर्ड रिपोर्ट दी, और हर रिपोर्ट में उन्होंने दोहराया कि पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आयोग बनना चाहिए, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, बीके हांडी की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला? आपने पिछड़े वर्ग आयोग को आपने संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम और उपसभापति महोदय, जो अधिकार शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन को है, जो अधिकार एसटी कमीशन को है, have all the powers of civil court to summon, enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit। यानी हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को एससी आयोग और एसटी आयोग के समकक्ष उनको सारे अधिकार दिया और उनको हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। और सती महोदय, ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सती महोदय, 91 में किसकी सरकार थी? नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। किसके थे प्रधानमंत्री? किस पार्टी के थे? कांग्रेस के नेता थे। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि नरसिंह राव ने
10% का आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए देने का ऐलान किया था। 25 सितंबर 1991 को ऑफिशियल मेमोरेंडम 10% फॉर अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, ये आपने देने का काम किया। लेकिन सभापति महोदय, मैं खड़गे साहब से जानना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल के इंदिरा सावनी के मामले में जब ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% के आरक्षण को रद्द कर दिया, तो आपने क्यों नहीं संविधान संशोधन लाकर उनको आरक्षण देने का काम किया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और सभापति महोदय इसलिए रद्द कर दिया कि जहां एक और श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में संशोधन करके ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, आपने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम 4 लाइन की एक चिट्ठी निकालकर एक खाना पूर्ति करने के लिए आपने ऊंची जाति के गरीब लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण देने का ऐलान कर दिया और स्ट्रक डाउन हो गया, और 93 में स्ट्रक डाउन हुआ। और 93 के बाद आज कितने साल हो गए सभापति महोदय, आज तक आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपने एडिशनल रिजर्वेशन देने का आपने क्यों नहीं प्रावधान किया सभापति महोदय? और सभापति महोदय, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया, और आर्टिकल 15 में और 16 में एक नया सब सेक्शन 6 जोड़ा गया, और जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than classes फलाना फलाना। और एक और किया, in admission to educational institutions, और संविधान के धारा 16 में एक नई धारा 6 जोड़ा गया। सभापति महोदय, कांग्रेस के समान नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक ऑफिशियल मेमोरेंडम निकालकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आरक्षण लागू नहीं किया, बल्कि हमने संविधान में संशोधन करके जिसको आपने भी समर्थन किया, और हमने इसको आरक्षण लागू किया। लेकिन सभापति महोदय, चूंकि हमको मालूम है कि 50% की सीमा है, और इसलिए हम लोगों ने ये 16(4) में इसको लागू नहीं किया, 15(4), 16(4) में नहीं, बल्कि संविधान में एक नई धारा जोड़कर, और हम लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की जीत होगी, जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा, और ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उसका लाभ इस देश को लोगों को मिलेगा। सभापति महोदय, ये बार बार कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सभापति महोदय, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ धाराओं को शिथिल कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने फिर से बिल लाकर उस पावर को रिस्टोर किया और कहा कि हमारे दलित और आदिवासी भाइयों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, जो SC/ST एक्ट को जो रिस्टोर किया, उसमें और 11 नई धाराएं जोड़ दी गई। टॉन्सरिंग ऑफ हेड, मुस्टैच, अगर कोई किसी का बाल मुड़ाकर, मोछ मुड़ाकर उसको घुमाता बाजार में, उस पर भी SC/ST एक्ट लागू होगा। अगर कोई जूते की माला पहनाकर घुमाता है, SC/ST एक्ट लागू होगा। अगर मृत जानवर को ढोने के लिए बाध्य किया जाता है या उसको गाड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, ये उस पर भी लागू होगा। अगर कोई नॉमिनेशन में बाधा पैदा करता है, सभापति महोदय, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए राजीव गांधी जी के समय में दोनों सदनों से पारित हुआ, लेकिन SC/ST एक्ट को लागू करने का काम उस सरकार ने किया जो VP सिंह की सरकार थी, जिसमें जनसंघ के लोग शामिल थे। आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए। Though it was passed during Rajiv Gandhi regime, but it was implemented when VP Singh became, जब वो प्रधानमंत्री बने तब वो क्रियान्वित किया गया। सभापति महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। सभापति महोदय, SC/ST में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर जो है ये लागू होना चाहिए।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू होगा, लेकिन एससी और एसटी में हम क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में नहीं है। और हमने कहा कि इसको 7 मेंबर की बेंच के अंदर इसको रेफर किया जाए। सौती महोदय, कल भूपेन्द्र जी बता रहे थे लोकसभा में, सेंट्रल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में, नवोदय विद्यालय किसने खोला? राजीव गांधी जी ने खोला। लेकिन आपने ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दिया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने सेंट्रल स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में 27% की ओबीसी का आरक्षण दिया। और आज 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्रति वर्ष उसका लाभ उठा रहे हैं। समिति महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि हर डिपार्टमेंट को यूनिट मानना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि नहीं, हर डिपार्टमेंट को यूनिट नहीं मानेंगे, पूरा विश्वविद्यालय की यूनिट होगा। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में और पिछड़ों के आरक्षण को और लागू करने का काम किया। उपसभापति महोदय, संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र किसने लगाने का काम किया? आपने क्यों नहीं लगाया? सत्य महोदय, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे 12 अप्रैल 1990 को, और संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र लगाने का काम हुआ, और अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सत्य महोदय, आपने भारत रत्न नहीं दिया। इतने साल तक सरकार में थे। उनके मरने के 34 साल के बाद और वीपी सिंह की सरकार ने जब आपकी और उनको भारत प्लीज सिट डाउन और यू कंटिन्यू और समिति महोदय, प्लीज माननीय मंत्री जी आप बैठिए प्लीज। महोदय, माननीय मंत्री जी प्लीज आप बैठिए प्लीज। एस नागराज के मामले में प्लीज सिट डाउन। सुप्रीम मंत्री जी आप कोर्ट बैठिए ने प्लीज, आप बैठिए और एससी एसटी के प्रमोशन पर, जब एससी और एसटी के प्रमोशन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया सती महोदय, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिन्होंने 85th अमेंडमेंट करके इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन में देने का काम किया। सौती इतना ही नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 81st अमेंडमेंट 2000 माननीय खड़गे जी, जो अनफिल्ड वैकेंसीज थी, हर साल की जो वैकेंसी, प्लीज सत्य महोदय, प्लीज आप कंप्लीट, मैं आपको मौका दूंगा। प्लीज एलओपी प्लीज, अभी आप इसके बाद में मौका दूंगा प्लीज आपको। चलिए अरे 1 मिनट, अरे बाद में बोलिएगा ना। सुशील जी 1 मिनट, अरे बोलिए प्लीज। एलओपी सर देखो, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जो गलत चीजें इस सदन में बता रहे हैं उसको नहीं माने। एलओपी उसको एग्जामिन करा लेंगे। कुछ एक मिनट साहब, माने 1 मिनट, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्ड से निकलवा देंगे सदन के बाहर है। सुशील जी प्लीज यू कंटिन्यू प्लीज। संविधान का प्लीज खड़गे जी, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं प्लीज किया, उसको एग्जामिन करा लेंगे। वजह से तो खड़गे जी प्लीज डाउन क्यों लगाया, मैंने वो किया। खड़गे जी, संविधान ये तो आपके अरे प्लीज आप की काम। खड़गे जी प्लीज, बाबा साहब नो प्लीज, जवाहरलाल, आप बोलिए सुशील जी। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली सुशील जी जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में आएगा। प्लीज केवल जो सुशील जी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में जाएगा। प्लीज सुशील जी यू कंटिन्यू। अरे बैठ गए, प्लीज यू कंटिन्यू। उपसभापति महोदय, नीट में, प्लीज एलओपी, उपसभापति महोदय, नीट में जो ऑल इंडिया कोटा था, करा लेंगे उसको। सती महोदय, यूजी और पीजी मेडिकल एडमिशन में जो कोटा था, ऑल इंडिया कोटा 15% का,
उसमें ओबीसी और वो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। सरस्वती महोदय, प्लीज सरस्वती महोदय, प्लीज समता जी प्लीज, सरस्वती महोदय, समता जी प्लीज बैठिए आप, रोहित नहीं प्लीज बैठिए आप, महोदय, आपके पार्टी का टाइम आप कंटिन्यू करिए प्लीज, सभापति आप बैठिए महोदय, समता जी प्लीज, ओबीसी के, अरे बैठो ना यार, समता जी प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आपकी पार्टी को, आपका जो मौका आएगा आपकी तो पार्टी का बोलिएगा जब ना। टाइम आएगा आपके मेंबर बोलेंगे, आपका प्लीज जो मौका आप आएगा जवाब तो दे दीजिए बोलिएगा। प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, ओनली सुशील जी। उपसभापति महोदय, रोहिणी, अरे माननीय मंत्री जी बार माननीय मंत्री जी आप माननीय मंत्री हैं प्लीज। उपसभापति महोदय, ओबीसी के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मंत्री परिषद का गठन किया, उसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और महोदय इतना ही नहीं, जो 81st अमेंडमेंट था, 81st अमेंडमेंट 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर, यानी जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उसको कैरी ओवर करने का, और वो जो कैरी ओवर होगा वो 50% की सीमा से बाहर होगा। ये संविधान में संशोधन किसने किया? ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बोलिए प्लीज, सभापति महोदय, आप बोलिए प्लीज, कुछ रिकॉर्ड में महोदय, आपके बस सुशील जी बोले। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और उससे ये समझ में आता है कि आरक्षण के बारे में कांग्रेस की राय क्या है। वो लिखते हैं पत्र में, माय डियर चीफ मिनिस्टर, दे डिजर्व हेल्प बट आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विसेज। ये मेरा बयान नहीं है सभापति महोदय, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र है जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है। और वो कहते हैं आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग which leads to inefficiency and second-rate standards. Please. But if we go in for reservation, Under which rule? and Under which rule? basis, Rule 110. we stamp the bright Rule and 110. able One minute. Sir, point of order, Rule 110. Scope of debate. The discussion on a motion that bill be passed shall be confined to the submission of arguments, either in support of the bill or for the rejection of the bill. 1 minute. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his argument, which shall be a general character. मान्य सदस्य, मोशन फॉर Violation. कंसिडरेशन है, मोशन फॉर पासिंग नहीं है। So that's प्लीज सुशील जी, प्लीज, दिस मोशन इज फॉर सचिव पासिंग, महोदय, Not for passing, this is मैं उसकी लाइन को फिर से पढ़ना चाहूंगा। सचिव महोदय, दे डिजर्व हेल्प बट इवन सो आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, more particular in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. But if we go in for reservation on caste basis, we swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate. अंत में कहते हैं, it has amazed me to learn that even promotions are based on sometimes on caste consideration. इसका मतलब है कि आप ये कहते हैं कि रिजर्वेशन देने से अयोग्य लोग आते हैं, इनएफिशिएंट लोग आते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि खड़गे साहब अयोग्य कमजोर हैं? और सभापति महोदय, ये 27 जून 1961 का लेटर है। सभापति महोदय, मंडल कमीशन पर जब लोकसभा में बहस हो रही थी, मंडल कमीशन पर 6 सितंबर 1990 को लोकसभा में बहस हुई,
अंडर सेक्शन 193 डिस्कशन ऑफ मंडल कमीशन। इनके एक नेता का मैं बयान पढ़ना चाहता हूं। टू मी इट इज ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री, यानी मंडल कमीशन अगर लागू हो गया तो टू मी इट इज ब्रेकिंग ऑफ माई, मेरा देश टूट जाएगा। ब्रेकअप ऑफ माई कंट्री मे नॉट बी इम्पोर्टेंट टू यू। और वो कहते हैं हु इज ट्राइंग टू डिवाइड आवर कंट्री ऑन कास्ट रिलीजन। और वो कहते हैं द कांग्रेस कैनॉट स्टैंड बाई वॉच दिस नेशन बीइंग डिवाइडेड फॉर द पॉलिटिकल कन्वीनियंस ऑफ वन इंडिविजुअल। और ये सौते महोदय, राजीव गांधी जी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उनका ये लोकसभा का भाषण है, आप निकाल कर देख सकते हैं। और सौते महोदय, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर आते हैं, और आज आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसाबले, उनका बयान आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, और वो क्या कहते हैं, रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर इज इनइक्वालिटी, यानी आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक समाज के अंदर विषमता है। और दत्तात्रेय होसाबले जी ने कहा कि सामाजिक न्याय और सोशल हार्मनी ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए कमिटमेंट का सवाल है। इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। और दत्तात्रेय जी ने कहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ दलित्स। विदाउट द हिस्ट्री ऑफ दलित्स आपकी बारी आई, इंडियन बोलिए। हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट। सौते महोदय, प्लीज 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 सौते महोदय, चेयर को एड्रेस करिए। ये वो लोग हैं, सौते महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीताराम केसरी को बेइज्जत करने का काम किया, जयराम जी प्लीज, क्योंकि वो प्लीज जयराम जी से आते थे। और सोनिया जी ने सीताराम केसरी को हटाकर अध्यक्ष बन गई, उनको 24 अकबर रोड बेइज्जत करके भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। मेरे अध्यक्ष उपसभापति महोदय, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, सती महोदय, एससी एसटी और ओबीसी के लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, ये केवल नरेंद्र मोदी करेंगे। समाप्त कीजिए, नरेंद्र मोदी करेंगे। एक मिनट सती महोदय, ये वो नरेंद्र मोदी हैं प्लीज, जिनकी माँ बगल के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपने बचपन में चाय बेचने का काम किया। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो लैंप पोस्ट की रोशनी में जिन्होंने पढ़ाई की है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में और अगला चुनाव भी हम जीतेंगे, और 2024 में भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम ही करेंगे, और कोई दूसरा नहीं करेगा। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू। आपकी खबर, देश की खबर, इतिहास की खबर, राजनीति की खबर, अपराध की खबर, काम की खबर, स्पेशल खबर, सिर्फ और सिर्फ सूचना इंडिया पर।